डर की क्या बात है, आप लोगों की दुआएं साथ हैं। बांदा को आपने हांगकांग बना दिया। नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मतभेद मिश्रा जी से भी रहे क्या? मिश्रा जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो इतने बड़े लीडर नहीं हैं। हमारा मतभेद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, मायावती जी के साथ। मौजूदा हालत में 40 रुपये प्रति बैरल है और दाम आज 72-74 रुपये है। वो दिन दूर नहीं जब हम 100 रुपये लीटर खरीदेंगे। लगातार प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया और उनके बड़े बड़े नेताओं को देखा गया, ये कांग्रेस के डीएनए की बात करते हैं। अब ये तो जनता जो देश की है वो खुद समझदार है। भाई डीएनए की जो बात करते हैं तो उसमें सच्चाई कहाँ तक है? तो आप तो अपने परिवार को गुजरात में छोड़ा है, आप अपनी माता जी को अपने साथ नहीं रख सकते। ऐसा मानना है आने वाले 2022 और 2024 में बदलाव आएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि मिट्टी की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। यह विकास दुबे जो 8 पुलिस वालों को मार देता है और अभी तक नहीं समझ आ रहा कहाँ फरार है कहाँ। देखिए साहब, ऐसा है नितिन जी कि ये तो केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। इतना तो हम भी जानते हैं और हम लोग भी सरकार में रहे हैं। मैं नौजवानों का प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा चलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। देहरादून की खूबसूरत वादियाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इन खूबसूरत वादियों के बीच यूपी के एक युवा नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये युवा नेता, जब हम यूपी की राजनीति की बात करते हैं तो यूपी की राजनीति में गुंडाई दबंगई का जिक्र आता है, पर ये उस परिवार के नेता हैं जहाँ शालीनता और सरलता इनके परिवार के खून खून में है। तो आइए आज बात कराते हैं अफजल सिद्दीकी से। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अफजल सिद्दीकी साहब। और आपने देखा होगा कोरोना काल में लगातार देश नहीं पूरी दुनिया में आपदा आई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अफजल जी। अफजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद नितिन जी, शुक्रिया। अफजल जी, अगर हम बात करें, लोग आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म होता है बांदा में जी, और बांदा से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जी। तो लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे आप राजनीति में आए, थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में बताएं। ऐसा है नितिन जी कि 1988 26 जून को मेरी पैदाइश का दिन है और उसके बाद से अब तक जो ये 31-32 साल मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है, तो ये बहुत अलग अलग शहरों से, 2-3 अलग अलग प्रदेशों से आकर के दिल्ली में रुके हैं। तो पैदा हम हुए बांदा में क्योंकि हमारे पूर्वज सब वहीं के, बांदा के पास एक गांव है सिउड़ा, तो वहाँ से वो माइग्रेट होकर शहर में आ गए थे करीब 30-40 साल पहले। उसके बाद हमारा जब जन्म हुआ तो कक्षा 3 तक, बल्कि 2 तक हम लोग बांदा में पढ़े। उसके बाद क्योंकि हमारे पिताजी की राजनीतिक एक्टिविटीज़, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई और लखनऊ क्योंकि प्रदेश की राजधानी है तो उस वक्त पे ये लाजिम हो गया कि हम लोग लखनऊ में आकर के रहें। और 1995 में पहली बार जब मेरे वालिद साहब को मिनिस्टर बनाया गया तो एक लखनऊ में रहना ज़रूरी हो गया, तो हम लोग बांदा से छोड़ के 1995 में लखनऊ आ गए। फिर 1995 से 2001 तक मैंने लखनऊ में सेंट फ्रांसिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई की और 6th 7th 8th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। और उसके बाद फिर मेरा देहरादून जाना हुआ, तो तब तक उत्तराखंड बन चुका था, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो गई थी। तो फिर मैं देहरादून में इंडियन पब्लिक स्कूल में, और फिर मैंने पढ़ाई पूरी की जब देहरादून। उसके बाद 12वीं पार करके अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करके फिर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और दिल्ली वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए हम दिल्ली गए। तो वहाँ एमिटी लॉ कॉलेज है दिल्ली से सटा हुआ नोएडा में, तो एमिटी में मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई कर ही रहा था कि तीसरे साल में पढ़ाई के था, क्योंकि 5 साल का वकालत का कोर्स होता है, BA LLB ऑनर्स मैंने की हुई है। तो तीसरे साल में ही मुझे ये कह दिया गया कि आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो फिर मैं दिल्ली से वापस पढ़ाई करते करते पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी करने के लिए 2012 से ही फतेहपुर में
जा कर के रहने लगा। 2014 में फतेहपुर का चुनाव लड़े और उसके बाद फिर जब हम लोग बीएसपी में थे तो बहुजन समाज पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने मुझे वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज बना दिया। और वेस्टर्न यूपी ख़ास तौर पे बल्कि ये उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों का इंचार्ज बना दिया गया। तो फिर सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारी वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड में रहीं। ऐसा क्या जादू किया आपने युवाओं पे कि 2014 में आप फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और 1000 गाड़ियों का काफिला आपके पीछे चल पड़ता है, फिर वेस्टर्न यूपी को जब आपको चार्ज देते हैं तो गाड़ियाँ युवा आपके पीछे लग जाते हैं? देखिए, ये तो मोहब्बत है, प्यार है नौजवानों का। और नौजवान, क्योंकि मेरी भी कोई बहुत कम उम्र थी जब मैं राजनीति में आया, और जब मैं चुनाव लड़ा था तब 25 साल कुछ महीने का ही हुआ था, और 23 साल की उम्र से फील्ड में हूँ, बल्कि 22 साल की उम्र से फील्ड में हूँ। तो नौजवान कनेक्ट कर पाता है। एक कम उम्र मेरी भी थी और सारे नौजवानों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है, तो एक सोच मिल जाती है, एक सिनर्जी बन जाती है, एक मेल हो जाता है। तो सब लोग, ये तो लोगों का प्यार है, हमारे नौजवान भाइयों का, हमारे युवाओं का, उनकी ये मोहब्बत है, उनका प्यार है कि वो सब साथ हो लेते हैं, सब साथी हैं हमारे। और जो है बस उनकी मोहब्बत है कि वो सब साथ में है। और आज भी नहीं, युवा बहुत से हैं यूपी की राजनीति में, सरकार आती ही हैं जाती हैं, पर देखा जाता है कि युवा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं सरकार के साथ। पर देखा गया जो आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूपी के सभी ज़िलों से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी आप पहुंचते हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे साथ हैं, वो दिल से मोहब्बत करते हैं। कोई पॉलिटिकल राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो लोग हमसे कभी नहीं जुड़े। हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, वो सब परिवार की तरह हैं। ये सैकड़ों लोगों का, हज़ारों लोगों का, हम इन्हें परिवार की तरह लेकर के चले हैं। आज से नहीं, जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से। तो ये एक परिवार है। परिवार के लोग कहाँ जाएंगे बिछड़ करके? वो तो जहाँ जाएंगे, हम जिस शहर में जाएंगे, जिस ज़िले में जाएंगे, तो वहाँ पर जो हमारा परिवार है, उस परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है जब जब आप उत्तराखंड आते हैं, यहाँ भूचाल आ जाता है? 2017 में जब सरकार पलटने वाली थी, अफजल सिद्दीकी साहब रात को पहुँचते हैं और सुबह हरीश रावत जी को फिर खड़ा कर देते हैं। नितिन जी, ऐसा हुआ कि मैंने, जैसा कि आपको बताया, कि उस दौरान मैं बीएसपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6 मंडल देख रहा था, और उत्तराखंड में भी हरिद्वार ज़िला और उधम सिंह नगर ज़िला मेरे पास था। और आपको मालूम है कि उस वक्त पे ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई थी, तो क्योंकि हमारे पास तब 2-3 विधायक जीते थे, एक उसमें से कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और 2 उस वक्त हमारी पार्टी में मौजूद थे। दोनों ही हरिद्वार ज़िले के एमएलए थे, और वो 2 जो विधायक थे वो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे सरकार को बचाने के लिए। तो उस दौरान, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारी तब की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का जो भी उनका सोचना था, और उस समय के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए जो कदम उठाया गया, तो उस वक्त पे यही सही था। मुझे मेरे पिताजी की तरफ से, पार्टी के शीर्ष और नेतृत्व की तरफ से ये इशारा मिला, क्लियर निर्देश मिले कि वहाँ पर जाकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाना है। तो वो जो हमारे उस वक्त के 2 विधायक थे, एक सरवत करीम अंसारी साहब थे, एक हरिदास जी थे, तो उन्हें दोनों को मैं लेकर के, पहले तो वो दिल्ली में ही थे, तो उन्हें दिल्ली से लेकर के रात में ही देहरादून आ गया, और सुबह जा कर के उन्होंने, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, जैसे रणनीति बनाई थी, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला और कांग्रेस की सरकार तब बच गई। डर नहीं लगा? इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर डाला, उत्तराखंड जैसे राज्य की सरकार बचा दी। डर की क्या बात है? आप लोगों की दुआएं साथ हैं, मेरे नौजवान साथियों की दुआएं साथ हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं साथ हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? कोई डर नहीं लगा, हम लोग नहीं डरते हैं। अच्छा, कोरोना काल पूरी दुनिया भर पे हावी था, देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई। अच्छा, क्या किया आपने कोरोना काल में? किस तरह से लोगों की मदद करी? किस तरह से लोगों से आप मिले? देखिए नितिन जी, ऐसा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, पहले दिन से ही हम लोग जितना भी टूटा फूटा कर सकते थे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई बहुत बड़े काम कर दिए या हमने कई लाखों लोगों को खाना खिलाया, लेकिन जो भी टूटा फूटा हम लोग कर सकते थे, तो हमने और हमारे साथियों ने नोएडा में, दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, मेरठ में, और यहाँ देहरादून में, और ख़ास तौर पे बांदा में
फतेहपुर में, ख़ास तौर पे बांदा में, तो लगातार जितने भी दिन ये लॉकडाउन रहा है, 70-72 दिन जितने भी दिन ये लॉकडाउन रहा है, पूरे उस लॉकडाउन के काल में हम लोगों ने गरीब लोगों को और जो ऐसे लोग थे कि जो रोज़ खाते कमाते थे, जिनका काम धंधा बंद हो गया था, जिनके खाने के लिए मुश्किलें हो रही थी, तो हम लोगों ने उनकी मदद की और जो भी संभव हो सका हम लोगों ने करने की कोशिश की। और ये सब हम लोगों ने जो है एक नेक नियत से और ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को खुश करने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। इसका सिला ऊपर वाला हमें देगा, ऐसा हमारा मानना है। जितना आपने बांदा की जनता के लिए किया, वो मतलब एक पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या आसपास के राज्यों की बात करें, शायद ही इतना बजट कभी किसी ने व्यक्तिगत रूप में पास कर दिया। 50,000 करोड़ आपने बांदा में लगा दिए, बांदा को आपने हांगकांग बना दिया। नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और आपको एक बात बताएं, बांदा बुंदेलखंड में है और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जो उत्तर प्रदेश का था और आज भी है, वो हमेशा रहा है, वो बुंदेलखंड का इलाका जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। तो ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब लोग हैं वहाँ ज़्यादातर। हम लोगों ने एक कोशिश की कि वहाँ पर कुछ इस तरह के डेवलपमेंट के काम हो जाए, कुछ विकास के काम हो जाए। और एक एहसान भी था बांदा के लोगों का हमारे परिवार के ऊपर। आपको बता दें, हमारे पिताजी से पहले कोई हमारे ख़ानदान में किसी ने राजनीति नहीं की और मेरे पिताजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति शुरू की। और बांदा के लोगों ने उनको एक बार 1991 में विधायक बनाया। तो हम लोग तो एहसान को मानने वाले लोग हैं, एहसान फरामोश नहीं हैं। और क्योंकि बांदा के लोगों ने ये एहसान हमारे ऊपर किया, जहाँ से राजनीति का एक बीज पड़ा था हमारे, और आज जो भी कुछ हम हैं, हमारे पिताजी हैं, तो बांदा के लोगों की बदौलत है। तो हमारा तो ये मानना है कि भाई बांदा के लोगों का एक एहसान हमारे ऊपर है और हम उसे चुकाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे पिताजी ने किया, मुझे मौका मिलेगा मैं करूँगा, मेरी औलादों को मिलेगा, हमारे और जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उनको भी, और वो अपना सब कुछ भी नछावर कर दें। तो बांदा के लोगों का एहसान, बांदा के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो उनका एहसान है, एहसान को नहीं चुका सकते। एक रात में ऐसा क्या हो जाता है, जो चालक था वो चालक ही रातों रात पार्टी छोड़ के और हज़ारों की संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं? ऐसा क्या होता है एक रात में 35 सालों का विश्वास एकदम टूट जाता है? देखिए नितिन जी, मैं पहले तो आपको बता दूं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी और हम इस पार्टी को मरते दम तक नहीं छोड़ते। हमारा मतभेद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, मायावती जी के साथ हमारा मतभेद था और वो भी हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम एक विचारधारा को लेकर के मन में बहुजन समाज पार्टी में आए थे और हमारी ये सोच थी कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को मजबूत किया जाए और उसको एक रोजी रोटी कमाने का साधन मिले और वो सामाजिक तौर पे और व्यावसायिक तौर पे मजबूत हो सके। तो हमने बहुजन समाज पार्टी को तब हम जुड़े और हम लोगों ने उस काम को किया। लेकिन इधर आखिरी में आकर के जब ये लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर के बनाई गई थी या जिस विचारधारा को लेकर के चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा से भटक गई। हम लोगों ने उस विचारधारा को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद कराने की और याद दिलाने की कोशिश भी की और समय समय पर बताते गए। लेकिन अब उनको वो नागवार गुजरी वो चीज़ और उनको वो पसंद नहीं आया। तो अब हमारे साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो क्या हमने बहन पार्टी नहीं छोड़ी। क्या बहन जी उस टाइम को भूल गई जिस टाइम चुनाव चल रहा था, आपके घर पे कैजुअलिटी हो जाती है, आपकी बहन की डेथ हो जाती है और मंत्री जी चुनाव के चक्कर में पार्टी ताकि मजबूत रहे अपनी मिट्टी देने अपनी बेटी के पास भी नहीं पहुंच पाते? देखिए, यदि उनको याद रहता तो इस तरह का काम शायद वो ना करती। और हम लोगों ने मेरे पिताजी ने पूरी अपनी ज़िंदगी उस पार्टी को मजबूत करने में लगा दी और मैंने भी अपना 2012 से लेकर के 2018-17 तक मैंने भी अपनी पूरा जीवन, पूरा सारा समय परिवार को छोड़ करके हम लोगों ने उस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगाया। लेकिन जब उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, वहाँ केवल एक चीज़ चल रही थी, वहाँ केवल एक ही चीज़ का बोलबाला था, तो वो गरीबों की
पार्टी नहीं रही और गरीबों की पार्टी से हट करके वो तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी हो गई। मतभेद मिश्रा जी से भी रहे क्या इस बीच? मिश्रा जी से मतभेद देखिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा मोड़ा था, लेकिन कभी खुल करके हम लोगों का ऐसा सामने नहीं आया। हाँ, उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ हो या वो अपने दिमाग में उस चीज़ को रखते हों, या तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मिश्रा जी के बारे में मैं क्या बताऊँ। मिश्रा जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो इतने बड़े लीडर नहीं हैं। अच्छा, अब आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में राष्ट्रीय लेवल पे आप कांग्रेस को मजबूत करने का लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, अब लगातार जब हम 2014 से पहले की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 180 रुपये प्रति बैरल चली जाती है और पूरा बाजार धरना बीजेपी सब कुछ बंद करा देती है और मौजूदा हालत में 40 रुपये प्रति बैरल है और दाम आज 72-74 रुपये है। सिलेंडर की बात करें तो 300 वाला सिलेंडर 900 रुपये में बिक रहा है। देखिए, ये जो सरकार है ये हर मुद्दे पर फेल है और हमारा ये मानना है कि, और हम कहते भी हैं और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, ये सरकार हर मुद्दे पर फेल है। ना वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए, ना वो जैसा कि इनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम बेरोज़गारी को हटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में उनका जो घोषणा पत्र था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे 2 करोड़ नौजवानों को, तो भाई जब से अब तक सरकार चला रहे हैं मैं समझता हूँ 12-14 करोड़ लोगों को तो रोज़गार दे देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। तो ये लोग हर मुद्दे पर फेल हैं। एक एक आपके सामने है, देखिए आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम 100 रुपये लीटर ख़रीदेंगे डीजल को। आप दिल्ली में देख लें कि पेट्रोल और डीजल के रेट बराबर हो गए हैं। आप यूपी में देख लें 72-73 रुपये चला गया है। तो ये हर तरह से फेल हैं, इनको नहीं चलाना आता। ये सब उसका कारण है कि हम और आप और सारी जनता, हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसा क्यों देखा जाता है या हो रहा है कि जब बीजेपी कांग्रेस सत्ता में होती है, बीजेपी मजबूती से विरोध करती है और कांग्रेस विरोध के नाम पर छोटे मोटे प्रदर्शन कर पा रही है, मतलब लगातार खुल के बाज़ार में नहीं आ पा रही जिस तरह से विरोध होना चाहिए? नहीं, जहाँ भी मौका लगा और इनकी कमियों को, इनकी गलतियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर और कांग्रेस पार्टी के वर्कर हर जगह पर मौजूद रहे। हाँ, कुछ ये ज़रूर है कि हम लोग टीवी पे उतना नहीं दिखते हैं, क्योंकि भाई सत्ताधारी दल जो होता है उनकी चीज़ें टीवी पे, अखबार पे वो ज़ाहिर तौर पे उनकी ज़्यादा चलती हैं, लेकिन आप सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने, और आज भी कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से, माननीय सोनिया गांधी जी राहत सामग्री, प्रियंका गांधी जी ने अपनी तरफ से, और हम लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग अपने अपने स्तर पे गरीबों की मदद करें, सामग्री पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से नहीं किया, हाँ सरकार की तरफ से हुआ, पार्टी ने अपनी तरफ से कोई मदद नहीं की। तो ये कांग्रेस ऐसा नहीं है, देखने का नज़रिया है। आप देखें, आपको हर जगह पे कांग्रेस का वर्कर सड़क से लेकर के संसद तक आपको लड़ता हुआ इस सरकार के खिलाफ दिखाई देगा। अच्छा, इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि महाराष्ट्र से और यूपी मतलब छत्तीसगढ़ से लगातार मजदूर पैदल चल के यूपी और बिहार के इलाकों में पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी जी 1500 बसों की मदद करती हैं तो वो ये लेने से इनकार कर देते हैं, उस पर भी घटिया और गंदी राजनीति करते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? इनकी सोच घटिया है, इनकी सोच घटिया है। ये उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते थे और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जेल जाना पड़ा, माननीय अजय कुमार लल्लू जी को। तो ये एक घटिया सोच के लोग हैं, इनको शासन प्रशासन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ख़ास तौर पे जो यूपी पे लोग बैठे हैं, यूपी में जो लोग हैं, उनको कोई समझ नहीं है। वो केवल भाई से भाई को लड़ाना जानते हैं, केवल दो समाजों के बीच में, दो वर्गों के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भाई अगर प्रियंका जी 1000 बसों का ऑफ़र दिया, उसके बाद उन बसों को ले करके वहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उन बसों को ले करके दिल्ली पहुँच गए, तो क्या आपका चला जाता अगर उन बसों में जो ये पैदल जा रहे थे
रोज़ काम करने वाले लोग, तो उन बसों में बैठ करके चले जाते, आपकी को तो मदद होती। क्या उसमें, क्या वो जो लोग वापस उत्तर प्रदेश के जा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी उन लोगों की मदद नहीं कर सकती? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ही उनकी मदद करने का कॉपीराइट है? तो ये सब घटिया, ओछी सोच, घटिया राजनीति करते हैं। अच्छा, लगातार प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया और उनके बड़े बड़े नेताओं को देखा गया, ये कांग्रेस के डीएनए की बात करते हैं। अब मैं इस पे क्या कहूँ, डीएनए पे। देखिए, हमारी जो सबसे शीर्ष नेता हैं माननीय सोनिया गांधी जी, वो हमारे देश में, मैं समझता हूँ, सालों हो गए, मतलब 25-30 साल हो गए, अब तो मुझे याद भी नहीं कितना वक्त हो गया, वो यहाँ रह रही हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए, इन्हें कानून पढ़ लेना चाहिए कि कानून में जब ये लिखा है इस देश के कि इतने समय तक रहने के बाद अगर कोई आदमी एक लिमिटेड समय तक देश में रह ले तो वो इस देश का नागरिक हो जाता है। तो आप कैसे डीएनए की बात करते हो? आप तो अपने परिवार को गुजरात में छोड़ा है, अपनी वाइफ को, यशोदा बहन जी को आप वहाँ आपने छोड़ दिया, आप अपनी माता जी को अपने साथ नहीं रख सकते। अब ये तो जनता जो देश की है वो खुद समझदार है और वो खुद फैसला करेगी कि भाई डीएनए की जो बात करते हैं तो उसमें सच्चाई कहाँ तक है। आपने कहा जनता समझदार है, अगर जनता समझदार है तो 2019 में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा बीजेपी आ गई? देखिए, जनता समझदार भी है और जनता समय समय पर भोली भी है। तो भोली जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। ये अपने झूठे वादे, झूठे घोषणा पत्र, इस तरह की चीज़ों के साथ ये लोगों के दिमागों के साथ खेल करके लोगों को क्षणिक बेवकूफ़ बना पाए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि मिट्टी की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तो ठीक है, अभी समय है, आप देखेंगे, और बहुत तेज़ परिवर्तन हो भी रहा है। आप देखिए, कई प्रदेशों में चुनाव हुआ जहाँ से लोगों ने भाजपा की सरकार को खदेड़ने का काम किया और वहाँ अन्य पार्टियों की, ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें वहाँ पर बनी। वो बात अलग है। जो मध्य प्रदेश में हुआ तो वो बात अलग है, आप लोगों के सामने है। लेकिन बाई इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, हो जाने दीजिए बाई इलेक्शन भी, और थोड़ा समय और रुक जाइए। मुझे लगता है कि फिर से मध्य प्रदेश में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी वहाँ जो है दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। तो आपका ऐसा मानना है आने वाले 2022 और 2024 में बदलाव आएगा? 100% बदलाव आएगा। अब बदलाव आना चाहिए, प्रकृति का भी नियम यही है कि बदलाव आए। अच्छा, लगातार यूपी में रामराज की बात करते हैं। हाल ही में एक मामला कानपुर में आपने देखा गया, विकास दुबे जो 8 पुलिस वालों को मार देता है, और आज उस घटना को घटे 4 दिन हुए हैं और अभी तक नहीं समझ आ रहा कहाँ फरार है, कहाँ गायब है। देखिए नितिन जी, इतना तो हम भी जानते हैं और हम लोग भी सरकार में रहे हैं कि यह सरकार यदि चाह ले तो किसी भी तरह के क्रिमिनल को, किसी भी तरह गुंडे, मवाली, बदमाश, माफिया को पकड़ लेना चंद घंटों का काम है। और कहाँ है योगी जी का खुफिया तंत्र, कहाँ है एलआईयू, कहाँ है एसटीएफ, और कहाँ है इस तरह की जो फोर्स बनाई गई हैं। सरकार यदि चाह ले, मुझे तो इनकी नीयत में खोट लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टीवी पे मैं देख रहा था, मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा, कि विकास दुबे जी अभी इसी कोरोना काल में, जो विकास दुबे हैं जिन्होंने ये इतना घटिया, इतना गिरा हुआ काम उन्होंने किया, मैं तो जान ही नहीं पाया कि इतना बड़ा गुंडा कब बन गया। ये तो बहुत छोटा भाई छुटभैया टाइप का गुंडा था ये। इसको माफिया बनाने का काम इसी भाजपा की सरकार ने किया। आप देखें, 2-3 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के साथ उसकी फ़ोटो थी, मास्क लगाए हुए था, तो वो फ़ोटो कोरोना काल की ही थी, तो हाल ही की फ़ोटो थी। और उसको, इनकी नीयत में मुझे शक है। अगर ये चाहें तो उसे ढूंढ के मार देने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, बल्कि अब तक तो ये खबर आप लोगों के चैनलों में फ्लैश होनी चाहिए थी। आप ये बताएं, पुलिस हमारी शान है, और इस कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आगे बढ़ चढ़ करके, और इस लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा। एक तरह से सबसे बड़े कोरोना वॉरियर डॉक्टरों के साथ साथ हमारी पुलिस वाले भी हैं, और उन पुलिस वालों को 8 लोगों को ऐसे मौत के घाट उतार दिया गया, और तमाम जो है जितने मर गए उससे ज़्यादा लोग कानपुर में रीजेंसी अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं। तो
अब तक तो मैं योगी जी से ये कहना भी चाहता हूँ और मेरा उनसे ये निवेदन है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस ही सेफ़ नहीं है तो आम जनता कैसे अपने आप को सेफ़ महसूस कर पाएगी। और आप क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप इसको ढूंढवा करके, पकड़वा करके या जैसे भी इसका इनकाउंटर करा करके इस गुंडे को और इस तरह के सब गुंडे बदमाशों को, मवालियों को एक मैसेज देने का काम कीजिए, एक सबक सिखाने का काम करें। आपने मीडिया की बात करी, मैं मीडिया के ही एक प्रश्न पे आता हूँ। देखा गया कोरोना काल में कितनी मौतें हुई, कितने लोगों को पैदल चले जिन्हें अव्यवस्थित रूप से व्यवस्था नहीं मिल पाई। पर देखा गया मीडिया ने लगातार उस चीज़ को, अगर 90% चैनलों की बात करें, अखबारों की बात करें, तो उसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ लोग ये भी कह देते हैं पाकिस्तान में पॉल्यूशन इंडिया में होता है तो पाकिस्तान पे वो डाल देते हैं। तो मतलब लगातार हमारी मीडिया पे सवाल उठते रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है नितिन जी कि ये तो केवल ध्यान भटकाने वाली बात है। हम लोगों का ध्यान बेरोज़गारी की तरफ ना जाए, हम लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ ना जाए, इन पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी की तरफ ना जाए, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और ज़्यादातर जहां बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं, इस कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में जो ये विफल रही हैं, उस तरफ हमारा दिमाग ना जाए, इसलिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं। पाकिस्तान का मुद्दा हो, हाँ ये सही है, इनकी विदेश नीतियाँ सही नहीं हैं, ये सारे मुद्दे समय रहते जब आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठ करके झूला झूल रहे थे वहाँ गुजरात के अंदर, और आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, तो आज आपका दोस्त आपके घर में घुस कैसे आया? तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी विदेश नीति में कोई ना कोई गलती है। या तो आपके पास विदेश नीति नहीं है, या आपको अपने रिलेशंस को मैनेज करना नहीं आता है अच्छी तरह से। और जहाँ तक टीवी पे पाकिस्तान और जो है ये सब खबरें हैं इस तरह की बेहुदा वाहियात खबरों का, तो ये मुझे लगता है कि केवल ये हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबरें जो है ज़्यादा मीडिया में चलाई जाती हैं। आपने बात करी 2022 में और 2024 में बड़ा बदलाव आने वाला है, तो यूपी से किस चेहरे को हम कांग्रेस का चेहरा देखें और सेंट्रल से किस चेहरे की बात करें, बड़ा बदलाव किस चेहरे के रूप में आएगा? देखिए, यूपी में आप अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात करते हैं तो अभी बहुत समय है, अभी पार्टी ने तय नहीं किया। और लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप में प्रियंका जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का लड़ने के लिए जा रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जब हम चुनाव को लड़ेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और अच्छी सीटें जीत करके हम आएंगे। और 2024 की बात करें सेंट्रल की, 2024 में आप जानते हैं कि भाई हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और इस बार जब बदलाव आएगा तो सत्ता की बागडोर, जो सत्ता है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में आएगी, और कांग्रेस पार्टी भारी ज़्यादा बहुमत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी 2024 में। अभी बहुत वक्त है, अभी थोड़ी जल्दी होगी 2024 की बात करना, लेकिन जो देखने को मिल रहा है अभी से, जो समीकरण बन रहे हैं, लोग जिस तरह बदलाव चाह रहे हैं, तो निश्चिंत आप हो जाएं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप देख रहे थे जय भीम टीवी, और आज हमारे साथ जुड़े हुए थे अफजल सिद्दीकी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जो हम लोगों को आज तक नहीं पता था वो बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नितिन जी, मैं आपका और जय भीम टीवी की पूरी टीम का, आपके कैमरामैन का, और सभी लोगों का जो जय भीम टीवी में जो आप लोग तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ अफजल सिद्दीकी, जो यूपी के युवाओं के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से राम राज्य, इतिहास में जुड़े वो चीज़ें जो आज तक लोगों को नहीं पता थी इनके बारे में, अपने परिवार के बारे में बड़ी शालीनता से बताई। और आप जुड़े रहिए जय भीम टीवी के साथ और देखते रहिए जय भीम टीवी। इसी तरीके से हम यूपी और उत्तराखंड के बड़े बड़े लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और अभी के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त, और लगातार देखते रहिए जय भीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।